सुनो पहले समझाओ। देखो लास्ट क्लास में हमारे पास जो चैप्टर चल रहा था राजा किसान और नगर, मैं तुम्हें उसमें ना भाई बहुत सारी बातें बताई थी। ठीक है, कि नौकरशाही, देखो जैसे मैं तुम्हें ना पहले कौन सी बात बताई थी, मैंने कहा था कि सबसे पहले हमारे पास ना जो ये टोटल जो 16 महाजनपद है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम प्रारंभिक राज्य मैंने पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसमें 16 महाजनपदों के बारे में। भाई 16 महाजनपद क्या है, सुनो, जब तुम्हें नोट दूंगा ना उसमें तुम्हें सारी बातें लिखी दी जाएगी। ठीक है, अब समझाओ। तो मेरे पास जो 16 महाजनपद है, अच्छा टेलीग्राम चलाता है कोई? चलाता है तो जो चैनल है ना मैडी में पास इसका होगा चैनल, उससे भी मिल जाते हैं नोट्स। ठीक है, सुनो। तो भैया मेरे पास क्या है कि जो 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद क्या भाई, इनके मतलब कि ये मान लो राज्य के नाम है। ठीक है, तो इसमें से जो मेरे पास क्या है कि एक तरीके से मालूम, मैं तुम्हें दो बताया था। यहाँ पे क्या था कि जो अधिकांश जो मेरे पास जो ज्यादा से ज्यादा महाजनपद ऐसे थे जिन पे राजा शासन करते थे। ठीक है, लेकिन गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्य थे, उस पे लोगों के कुछ ग्रुप थे। ठीक है, लोगों का कुछ समूह था, वो राज करता था वहां पे। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ? फिर सुनो, नेक्स्ट मेरे पास है भाई सुनो, फिर मैं तुम्हें नौकरशाही के बारे में बताता हूँ। नौकरशाही जो भी देखो अब क्या है कि भाई जो कुछ कुछ ना जिनके ऊपर राजा वगैरह जो राज करते थे। ठीक है, जिन महाजन पद और जिन महाजन पद पे राजा वगैरह का राज था, उस राज्य की जो राजधानी होती थी उसको किलाबंद किया गया था। क्या किया था भाई? किलाबंद। क्या होता है किलाबंद? किले से घेर दिया था उसको। ठीक है, जो ऐसे ऐसा महाजनपद जिन मतलब कि जिस पे राजा राज करते थे, उन्होंने अपनी राजधानी को, राज्य की राजधानी को किलाबंद कर रखा था। ठीक है, सुनो फिर। तो भाई उसके बाद में क्या हुआ, अपनी स्थायी सेना वगैरह की बात करी मैंने, उन समय अपने नौकर वगैरह रखे थे, जो राजा वगैरह थे उन समय अपने क्या नौकर रखे थे। अच्छा, इन सबको जो राजा थे उनको पैसा कहाँ से मिलता था? राजा किसान से, ठीक है, व्यापारियों से, भाई मैंने बताया था इन सबसे कर वसूलते थे। ठीक है, पैसा जो है ना जो राजा वगैरह है वो किसानों से, भाई थोड़ा घर पे रीडिंग किया करो इसकी जितना पढ़ाता हूँ। ठीक है, सुनो भाई, हम बात करते हैं 16 महाजन पदों में से। प्रथम, पहले का नाम है मगध। क्या नाम है पहले का? सुनो, पहले कि 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसवी पूर्व में मगध, जिसको अभी क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसे? अभी बिहार बोलते हैं। तो पहला बिहार। ठीक है, भाई जो पहला मेरे पास महाजन पद है, नाम क्या पहले वाले का? पहले वाले का नाम वही है मगध। ठीक है, जिसको अभी क्या बोलते हैं? अच्छा, आधुनिक का मतलब है अभी। ठीक है, अभी नाम क्या है उसका भाई? जो इस टाइम नाम है उसका नाम क्या है? बिहार है, उसका नाम अभी बोल रहे हो। हाँ ध्यान है। ठीक है, उसके बाद करेगी सबसे शक्तिशाली महाजन पद बन गया भाई। सबसे पहले जो बिहार था ना वो क्या है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजन पद था। ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। फिर करेगी आधुनिक इतिहासकार, आधुनिक का मतलब क्या है, जो अभी है, जो अभी है ट्रेंडिंग में जो है। ठीक है, इतिहासकार, इतिहास जो इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, आधुनिक अभी वाले इतिहासकार जो इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। तो करेगी आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। भाई किसके कई कारण बताते हैं? कि इसका नाम बोलो। ठीक है, जो जो भी हमारे पास ये जो था क्या था भाई, जो बिहार है वो सब उसको सबसे ज्यादा ताकतवर बोला गया है। ठीक है, बिहार को सबसे ज्यादा ताकतवर बोला गया। तो भाई उसके पीछे कारण बताते हैं। कारण क्या बताते हैं? देखो बिहार को सबसे ज्यादा ताकतवर, या फिर जो मगध है उसको सबसे ज्यादा ताकतवर क्यों बोला गया था? सबसे पहली चीज कि एक यह है कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। जो मगध क्षेत्र था, भाई कारण बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको ना ये जितने कारण है याद कर लो, पॉइंट बना लो, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, मेरे पास पहला पॉइंट है जिसमें मैंने बताया कि भाई जो बिहार है, फिर जो हमारे पास जो मगध है, जो पहला महाजनपद है, भाई ये ताकतवर, इसको ताकतवर क्यों बोला जाता है? ठीक है, तो रीजन क्या बताओगे? कि यहाँ कह रहे कि एक मगध क्षेत्र, यहाँ की जो खेती की जो उपज है वो खास तौर पर अच्छी थी। खेती की जो उपज है वो क्या बहुत ही अच्छी थी, इसलिए। दूसरा, यहाँ कह रहे कि यह कि लोहे की खदानें, भाई देखो आधुनिक झारखंड में, जो झारखंड है ना वहाँ पे बहुत सारी है, लोहे की खदानें भी आसानी से उपलब्ध थी। ठीक, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल था। दूसरा पॉइंट बता दिया मैंने।
ठीक है भाई, किसी को नोट्स बनाने में थोड़ा वीडियो एक बार और देख लिया करो, ठीक है। सुनो, 2 पॉइंट बता दिए मैंने। फिर जो तीसरा पॉइंट है देखो, और उसके बाद आगे करेंगे, अरे जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। भाई तीसरा पॉइंट क्या है, जो जंगली क्षेत्र है वहां पे हाथी उपलब्ध थे जो सेना का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। भाई तो पता है, लड़ाई के टाइम पे जब हाथी लेके जाते हैं ना, उस टाइम सबसे बड़ी बात होती है कि हाथी ना अच्छा खासा काम करता है, ठीक है, ऊपर से जंगली हाथी और, ठीक है। सुनो, कह रहे कि साथ ही गंगा और इसकी उपनदियां, भाई क्या होती है उपनदियां, नदी से जो निकली हुई छोटी छोटी नदियां होती है उसी को बोलते हैं उपनदियां, ठीक है। तो कह रहे कि साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। भाई सुनो, यहाँ पे क्या बोला मैंने कि देखो अगला पॉइंट क्या है मेरे पास, अगला पॉइंट ये है कि जो नदियां थी ना उससे आना जाना आसान हो गया था। देखो मैं तुम्हें बोलता हूँ, नदी बहुत लंबी जा रही है, ठीक है, बहुत लंबी नदी है। अब लोगों को इस साइड से उस साइड जाना है, तो जहां पे नदी कहीं बंद होगी, कम होगी, वहां से तैर के जाएंगे, वरना अगर आने जाने के साधन है, यहाँ से वहां जाना है, तुरंत नदी क्रॉस कर ली, ठीक है। तो इससे पैसे बचते थे, ठीक है। इस चक्कर में भी वो काफी ज्यादा ताकतवर था। कह रहे कि लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है, ठीक है। उसके बाद भाई मेरे पास अगला पॉइंट ये वाला है कि भाई कुछ कुछ जो शासक यहाँ पे जो जैन और जो बौद्ध धर्म है ना, जैन धर्म के और जो बौद्ध धर्म के जो लेखक है, ठीक है, उनका मानना ये है, उनका मानना क्या है भाई, वो ये बोलते हैं कि ये जो बिहार इतना ताकतवर ना, ये जो मगध इतना ताकतवर है, क्यों है भाई, क्योंकि वहां के जो राजा थे उनकी नीतियां बहुत ही शक्तिशाली थी। जो वहां के शासक थे, ठीक है, वहां के शासक ऐसी नीति बनाते थे ना कि भाई कोई उनको हरा नहीं पाता था, ठीक है, हर एक चीज में आगे वो। बस मैं आगे क्या बोल रहा हूँ फिर, कह रहे कि इन लेखकों के अनुसार, ये जो लेखक है ना कौन कौन से, जैन और बौद्ध, ठीक है, इन लेखकों के अनुसार कह रहे कि बिबिनसार, फिर जाके कह रहा है अजात शत्रु और महापद्मानंद, ठीक है, जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे। भाई महत्वाकांक्षी शासक का मतलब जिन्होंने अच्छे से शासन किया है, देश को अच्छी तरीके से चलाया है, वास्तव में आ गई। फिर कह रहे कि और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। भाई देखो राजा ने कोई सी नीति बना दी, ठीक है, उनके मंत्री उनकी नीति को लगाते थे। जैसे मान लो राजा ने बोला कि कल से कोई भी कर नहीं देगा, टैक्स कोई भी नहीं देगा, मंत्री गया बाजार में, उसने वो ढिंडोरा पीटते ना, ढोल बजाते हैं कि सुनो सुनो सुनो, इस तरीके से, ठीक है। तो गए मार्केट में, बोला भाई कल से किसी को कर देने की जरूरत नहीं है। अब राजा वगैरह खुश हो गए, ऐसे ही तो होगा ना भाई, मतलब कि वो जो लोग वगैरह है, ठीक है, लोग वगैरह क्या खुश हो गए। उसके बाद कह रहे कि प्रारंभ में भाई स्टार्टिंग में क्या हुआ था, ठीक है, जिसको बोलते हैं राजगाह, क्या बोलते हैं इसको, राजगाह, जिसको अभी क्या बोलते हैं, आधुनिक बिहार के राज्य, मतलब कि राजगीर का प्राकृत नाम, ठीक है, जो राजगीर है ना उसको पहले राजगाह बोलते थे, ठीक है, क्या बोलते थे इसको पहले, राजगाह। तो वही कह रहे कि प्रारंभ में राजगाह मगध की राजधानी थी। अच्छा कोई बताएगा अभी जो है मगध की राजधानी क्या है, और मतलब कि इस टाइम जो है वो बिहार की राजधानी क्या है। तो तुमने राज्य राजधानी नहीं पढ़ते क्या, पटना है। भाई 27 28 है, मुश्किल से याद कर लो, फायदे में रहोगे। हाँ ठीक है, बेटा मुंह से आवाज निकालनी होती। सुनो, मैंने कहा कि प्रारंभ में राजगाह की, राजगाह ना कि मगध की राजधानी, जो राजगाह है वो मगध की राजधानी थी। क्या भाई, राजगाह मगध की राजधानी, ठीक है। बात समझ, जिसको अभी क्या बोलते हैं, राजगाह को क्या बोलते हैं अभी, अरे यार मगध को बोलते हैं बिहार, राजगाह को बोलते हैं राजगीर। मगध, मगध बिहार है, ठीक है। और पहले पहले राजगाह मगध की राजधानी थी। सुनो, पहले सुनो, मेरी बात सुनो, पहले जो मगध था उसकी राजधानी थी राजगाह, ठीक है, मगध की जो राजधानी थी वो राजगाह थी, ठीक है। बात में आ गई। पहले मतलब कि जो पहले मगध था ना उसका अभी का नाम है बिहार, ठीक है, जो पहले राजगाह था उसका अभी का नाम है राजगीर, ठीक है, नहीं समझे। देखो दोबारा बता रहा हूं, मैंने बोला मगध है, ठीक है, मगध ये पुराना नाम है, उसका नया नाम है बिहार, ठीक है, और इसकी राजधानी राजगाह, उस ठीक है वो पहले राजधानी थी।
अब जो उसकी राजधानी है उसका मतलब कि जो उसका जो नाम है, जो राजगाह का जो अभी का नाम है वो है राजगीर। ठीक है, सुनो। उसके बाद कह रहे कि यह रोचक बात है कि इन सब, हाँ सुनो, कह रहे कि यह रोचक की बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। भाई राजगीर का, अगर मैं तुम्हें एक बात बताई ना कि राजा राजधानी में रहते थे, पता है ना, राजधानी को किलाबंद कर रखा था। ठीक है, तो ये जो राजगाह है ना, राजगाह किस नाम से पड़ा? राजा का घर। ठीक है, राजा के घर से क्या नाम पड़ा भाई? राजगाह नाम पड़ा। ठीक है, फिर सुनो, कह रहे कि पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलाबंद शहर था। भाई सबको पता है किलाबंद ही होगा, अगर राजधानी है तो किलाबंद ही होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। ठीक है भाई, बाद में क्या हुआ? जो पाटलिपुत्र है उसको राजधानी बनाया। तुम्हें बातें पता लगी? देखो, पहले मगध की राजधानी थी राजगाह, राजगाह के बाद क्या हो गया? देखो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उसकी राजधानी होगी पाटलिपुत्र। समझे कुछ? अच्छा मैं नॉर्मल बस जो बिहार था ना, ठीक है, बिहार की पहले राजधानी थी राजगाह। ठीक है, उसके बाद अब हो गई पाटलिपुत्र। ठीक है, मतलब उस 4वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र हो गया। लेकिन अब क्या है? पाटलिपुत्र क्या बोलते हैं? कह रहे कि जिसे अब पटना कहा जाता है। भाई पाटलिपुत्र को पटना बोला जाता है। मैं थोड़ा 2 दिन में पढ़ोगे आ जाएगा। ठीक है, कह रहे कि जिससे, सुनो, कह रहे कि जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग में महत्वपूर्ण अवस्थित है। ठीक है, देख जो जो पटना है ना, ठीक है, जिसको मतलब कि पाटलिपुत्र बोलते हैं। ठीक है, तो इससे ना, इस रास्ते से बहुत सारे लोग ना गंगा को आर पार करते थे। ठीक है, गंगा नदी से इधर से उधर जाते थे बहुत सारे लोग। ठीक है, ये सारी बात समझ में आई तुम लोगों को? ये नीचे तुम्हें मैप दिख रहा है, ये बड़ा ही बेकार सा दिख रहा है, जो काला काला सा। सुनो भाई, पहले इतनी बात तो लग गई। नहीं मैप नहीं, मतलब एक चित्र है। सुनो भाई, अब अगली बात करते हैं भाई। सुनो, भाषाएं किसे बोलते हैं और लिपियां किसे बोलते हैं? साइड में बॉक्स दिख रहा है ना, ऊपर का बॉक्स नहीं था? सुनो, हाँ भाई, मेरे पास क्या अगला जो है, भाषाएं और लिपियां हैं। कह रहे कि अशोक, भाई अशोक सम्राट पता है? सुनो, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में, जबकि पश्चिम तौर से मिले। भाई जो अशोक के जो अभिलेख थे ना, पहले समझो अभिलेख का मतलब क्या था, बता था मैंने, जिसमें राजा अपने बारे में लिखवाते थे। ठीक है, उनकी जो महान महान गाथाएं थी वो अपने बारे में लिखवाते थे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भाई? अभिलेख बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहे कि अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में, जबकि पश्चिम मतलब कि पश्चिमोत्तर से मिले। कहां से मिले? पश्चिम की तरफ से मिले। ठीक है, कह रहे कि अभिलेख, सुनो, अभिलेख अरामेइक और यूनानी भाषा में। भाई दो भाषा में, कौन कौन सी? मतलब कि अरामेइक बोलते हैं, दूसरे में पास है यूनानी भाषा में। ठीक है, दो भाषा में। कह रहे कि प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे, मतलब कि ब्राह्मणों की भाषा में बोल सकते हैं। ठीक है, कह रहे कि जबकि देखो भाई, मैंने क्या बोला? जो मेरे पास, भाई थोड़ी बात इंपॉर्टेंट, मैंने कहा कि प्राकृत के अधिकांश अभिलेख, जो प्राकृत के जो अधिकांश अभिलेख थे वो क्या ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख अगर खरोष्टी में लिखे गए थे। ठीक है, वही भाषा का नाम है। ठीक, उसके बाद कह रहे कि अरामेक अरामेक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया था। बात समझ आ रही है? कि जो अरामेक और जो हमारे पास क्या है कि यूनानी भाषा का ना उपयोग, जो यूनान मतलब कि अफगानिस्तान में जितने अभिलेख मिले ना उसके अंदर किया गया था। मैं तुमसे ऐसा बोलूं, देखो अशोक सम्राट है, अशोक सम्राट के बारे में ना, जो अशोक है भाई उसके बारे में बहुत सारे क्या है कि बहुत सारी वो अभिलेख लिखे थे। ठीक है, लिखे हुए जो अभिलेख थे, जितने भी जो लिखे हुए अभिलेख है वो सारे के सारे अभिलेख क्या थे? देखो वो किन किन भाषा में थे भाई? सबसे पहले मेरे पास कह रहे कि जो अभिलेख है वो अरामाइक और यूनानी भाषा में थे। ठीक है, उसके बाद भाई जो ब्राह्मणी भाषा में थे ना वो प्राकृत में मिले गए थे। ठीक है, तो जो प्राकृत अभिलेख थे वो ब्राह्मणी भाषा में थे। उसके बाद जो अफगानिस्तान में जो मिले ना वो ज्यादातर अरामेक और यूनानी यूनानी भाषा में लिखे गए। इतनी बात ध्यान रखे चल। ठीक है भाई, अब बात करते हैं सबसे पहला साम्राज्य कौन सा था। ये जो मुगल वगैरह चले गए ना, इससे पहले अशोक सम्राट का जमाना था। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे कह रहा है कि एक आरंभिक साम्राज्य, भाई स्टार्टिंग का जो साम्राज्य है उसका नाम क्या है? कह रहे कि मगध के विकास के साथ साथ, भाई जैसे जैसे मगध बढ़ता गया ना, ठीक है, मगध का ऐसे भाई विकास का मतलब पता ना क्या होता है? पूरे देश बढ़ना अच्छे से। ठीक है, तो कह रहे कि मगध के विकास के साथ साथ मौर्य समाज का उदय हुआ। ठीक है, मगध बढ़ा जैसे जैसे, वैसे वैसे क्या मौर्य समाज का उदय होना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि मौर्य साम्राज्य के जो मेरे पास साम्राज्य है, ठीक है,
कह रहे कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है भाई, लगभग 321 ईस्वी पूर्व का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक फैला था। भाई इस बात को ध्यान रखकर चलना है। ये जो बात है इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बस एक नॉर्मल सी बात ये बोल रखी है कि भाई मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, मतलब कि मौर्य साम्राज्य को जिसने शुरू किया उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। और इनका मतलब भाई ये पता कब था, 321 ईस्वी पूर्व, ठीक है। अब सुनो, कह रहे कि इनका जो शासन है ना वो पश्चिम से, ठीक है, मतलब पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, इतना दूर दूर तक उनका था, ठीक है। अब अफगानिस्तान कहाँ है वो तो अपना अलग ही चल रहा है, ठीक है। फिर कह रहे कि उनके पौत्र अशोक, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो पौत्र, जो मतलब कि बेटे या फिर पोते जो होते हैं ना वो, ठीक है, पौत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्व प्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, ठीक है। भाई जो अशोक है उसको सबसे ज्यादा फेमस शासक माना जाता है, ठीक है। अशोक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि कलिंग, भाई मैंने बोला कलिंग, कलिंग को क्या बोलते हैं अभी, क्या बोलते हैं कलिंग को, आधुनिक उड़ीसा। अरे उड़ीसा जगह का नाम है, कैसे कैसी बातें बोल रहे हो, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, देखो कह रहे कि उनके पौत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रथम, मतलब कि सर्वप्रसिद्ध शासक मान, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक मानते हैं, जो अशोक सम्राट है ना उसे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध शासक मानते हैं, ठीक है। और वो क्या है कि मतलब मान सकता है, कह रहे कि कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। भाई इन्होंने क्या है कि जो उड़ीसा है ना इस पूरे पे मतलब कि वो विजय प्राप्त कर रखी थी। भाई अब हम मौर्य वंश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, मौर्य वंश कहाँ से आया, कैसे आया, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, ये सारी की सारी बात पढ़ेंगे हम, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर किसी को। सुनो, कह रहे कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना, कह रहे कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया है। इसका पता है लाइन का मतलब क्या है, जो मौर्य साम्राज्य ना, मौर्य साम्राज्य के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त की है, इतिहासकारों ने बहुत ही अलग अलग स्रोत, स्रोत को मतलब बहुत सारे बुक हो गए, ग्रंथ हो गए, और पत्थर पे लिखी हुई चीजें, चित्र, ये इन सब का प्रयोग किया है। अच्छा महाभारत पता है, महाभारत के बारे में कैसे पता लगा, जैसे महाभारत है, ठीक है लिखे हुए हैं, जो रामचरितमानस मतलब की जो भी चीज ना वो लिखित है सारे सारे, ठीक है, और संस्कृत भाषा में लिखा है, बात में आ रही है। अब पता है ये चीज ना एक्चुअल में बोली जाती है कि भाई पहले लोग ना पृथ्वी से बड़े होते थे। अच्छा आजकल इंसान कितने फुट के होते हैं, ज्यादा देखो 4 5 6 7, बहुत ज्यादा 8 10 हो जाएंगे। भाई पहले के जमाने में 100 100 फुट के लोग होते थे, कुंभकर्ण को 100 फुट का बताया जाता है, सोच लो। और हनुमान जी तो जितने बड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई बताइए सारी बात सच है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया, मतलब कि जो मौर्य साम्राज्य है ना, मौर्य साम्राज्य के बारे में पता लगाने के लिए जो इतिहासकार है, इतिहासकार कौन है, वो लोग जो पुरानी चीजों के बारे में खोजते हैं, ठीक है, उन सब ने भाई बहुत सारी जानकारी प्राप्त करी है, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि इनमें पुरातात्विक, पुरातात्विक मतलब पुराने तत्व हैं, ठीक है। पुरातात्विक का मतलब पुराने तत्व, पुरानी लिखी हुई किताबें, ग्रंथ, पत्ते जो भी लिखे हैं, ठीक है। कह रहे कि इसमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है, ठीक है। और भाई ये जो जिस चीजों से, देखो इतिहासकारों ने जिन जिन चीजों से ये जो जो प्राप्त किया है ना, मतलब क्या प्राप्त किया भाई, जो जानकारी प्राप्त की है, उसमें पहला क्या था भाई, सबसे पहले क्या है कि पुरातात्विक प्रमाण भी सम्मिलित है। फिर कह रहे कि विशेषतः मूर्ति कला, भाई मूर्ति जो है ना उससे बहुत ज्यादा बातें पता लगाई गई है, ठीक है, बात में आ रही है। इससे क्या है भाई बहुत ज्यादा बातें पता लगाई है। कह रहे कि मौर्य कालीन इतिहास के पुनः निर्माण हेतु, जो मौर्य कालीन इतिहास है ना उसका दोबारा निर्माण करने के लिए समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई है, ठीक है। और जो जो भी पुरानी पुरानी रचनाएं है ना, ठीक है, वो क्या बहुत ही उसकी बहुत कीमत है। तुम्हें दिख रहा है ये नीचे जो शेर दिख रहा है साइड में, तुम्हें कहाँ पे दिख रहा है, बहुत पता संसद भवन सब जगह लगा हुआ है, ठीक है। इसको तुम सर्च मारो ना, देखो अशोक चक्र, कहाँ अशोक चक्र कहाँ पे लगा हुआ है,
कहाँ पे लगा अशोक चक्र? तिरंगे झंडे में लगा है? बस हमारी जो अशोक चक्र है तिरंगे झंडे के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है भाई, ठीक है, मतलब कि शीर्षा बोलते हैं इसको। इसको पता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं इसको, हमारे देश की शान मानी जाती है। देखो जैसे इसका मुंह बंद कर रखा है ना, नहीं खुला हुआ है, चलो ठीक है। पहले पता है जो जब मोदी नहीं था उससे पहले टाइम पे ये जो अशोक सम्राट का जो लगा था ना, इसको भाई ये मान लो बहुत ही कच्चा सा दिखा रखा था। पता कच्चा सा क्या है, मुंह बंद कर रखा है, ऐसे ही कुछ भी चित्र बनाए। अभी जो है एकदम खूंखार सा बना रखा है इस चित्र को। जो मूर्ति बनी है ना अशोक सम्राट के, जो ये जो शेर की जो है, ठीक है, इसकी जो मूर्ति बनी है भाई बहुत ही खूंखार सी, एकदम शेर मुंह फाड़ रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मौर्य कालीन इतिहास के पुनः निर्माण हेतु, तुम्हें पता लग रहा है अब ना पुरानी चीज वापस आ रही है। जो भगवा रंग आया है कहाँ से है? पुराने टाइम से है, ठीक है। जो बजरंग दल, ठीक है, ये पुराने टाइम से आए हैं, ठीक है। और पता है बहुत सारे लोग ना अब क्या करते हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अच्छा तुम्हें पता है हमारे देश के अंदर मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। हमारे देश के अंदर मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, पता है क्यों? क्योंकि एक मुसलमान 12 बच्चे पैदा कर रहा है और हिंदू 2। मुसलमान तो बढ़ेंगे ही। देखो मान लो एक मुसलमान ने 12 बच्चे पैदा किए और वो 12 बच्चे और पैदा करेंगे और वो 12 और 12 पैदा करेंगे। अब देखो है, ऐसा बोलते नहीं गली में, मेरी वीडियो देख ली ना उससे जाएगा। सुनो, देखो भाई कह रहे कि मौर्यकालीन इतिहास के पुनः निर्माण हेतु समकालीन रचना भी मूल्यवान सिद्ध हुई है। जो समकालीन रचना, जो पुरानी पुरानी रचना है ना, मैं तुम्हें एक रचना दिखा दी ना यहाँ पे, शेर वाली, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, इनकी बहुत वैल्यू है, ठीक है। तुम जाके इस पे ईंट मार के दिखा दो, मान जाऊंगा। तुम जाओ उसमें जहां पे लगा ना, उस पे ना मतलब कि ईंट ईंट वगैरह मार देना, वही तुम्हें तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है, इतनी वैल्यू है। सुनो, तिरंगा को भी मतलब जलाने, हाँ उस पर भी केस है, ठीक है। हाँ बहुत सा क्या बना हुआ है। सुनो 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 समझाओ। कह रहे कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मैग्निस, ठीक है भाई, हमारे पास क्या कि मैग्निस द्वारा लिखा गया विवरण, ठीक है। भाई जो मैग्निस है ना भाई, इसने जो बातें लिखी थी इसकी भी बहुत वैल्यू है। देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कोई बातें लिख दी, ठीक है, अब उसकी कीमत हो गई। पता है पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर किसी राजा का नाम कहीं पे लिखा हुआ है ना तो किसी ने मिटा दिया उसको मौत की सजा होती थी। अभी तो लोग मोदी को गाली बक रहे होते हैं भाई, खूब गाली बक देंगे। पहले जब सुन कि हाँ भाई गाली बक दी, उड़ा दिया, मीडिया पे गाली चल रही है मोदी के बारे में, ये चीज है। पहले के जमाने होता ना सीधा गर्दन, वही बोलते हैं वो सर कलम कर देते थे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सुनो भाई, कह रहे कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी, यूनान से आया एक राजदूत था। राजदूत का मतलब क्या है? दूसरे देश का लोग, ठीक है। राजदूत का मतलब क्या होता है? दूसरे देश से आए हुए लोग होते हैं, ठीक है। कह रहे कि यूनानी राजदूत, तो यूनान से आया हुआ एक राजदूत मैग्निस द्वारा लिखा गया विवरण, ठीक है। कह रहे कि आज इसके कुछ अंश उपलब्ध है। भाई ये सुनो, मेरे पास सुनो, ये लिखा है ना कि जो मैग्निस ने जो भी चीजें लिखी थी उसके कुछ ही हिस्से उपलब्ध है, ठीक है, और नहीं है। पास में आई क्या बोल रहा हूँ, मैग्निस जो यूनान से आया था उसने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारी बातें लिखी थी, उसके बस कुछ हिस्से हैं, अब नहीं है और बाकी। सुनो, कह रहे कि एक और स्रोत जिसका प्रयोग प्राय किया जाता है वह है अर्थशास्त्र। भाई इकोनॉमिक्स समझते हो? सुनो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो पहला मैंने क्या बताया, जो मैग्निस है, सुनो, एक जो यूनान से जो आया राजदूत था, यूनान से आया हुआ जो राजदूत है, बात तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ, यूनान से आया हुआ जो राजदूत था, उस राजदूत ने जो भी मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा था उन सब के अंशों से लिया गया। देखो मैं टॉपिक क्या पढ़ रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कि जो मौर्य साम्राज्य ना उनके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त की। पहले तो यूनान से आया जो राजदूत था उसने जो लिखा था उसमें से। दूसरा हमारे पास है, कह रहे कि अर्थशास्त्र से, इसके बारे में समझो। कह रहे कि संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। भाई जो अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र बुक है, पता ना, इकोनॉमिक्स बुक है, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स की जो अर्थशास्त्र वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है भाई, सबसे पहले किसने लिखा था? चाणक्य, और फिर जाके जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। देखो पहले में देखो कौटिल्य, कौटिल्य या चाणक्य दोनों में से किसी एक ने लिखा था। ये कौन थे? चंद्रगुप्त के मंत्री थे, ठीक है, इन्होंने लिखा था। कह रहे कि साथ ही मौर्य शासक का उल्लेख परिवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वर्णम में भी मिलता है, ठीक है भाई। इन सब जगह भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिल जाती है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं भाई इन सब बातों में?
मैंने क्या बोला, पहला राजदूत के द्वारा जो लिखा गया था वो, ठीक है, यूनानी राजदूत। दूसरा मेरे पास क्या है, एक जो मतलब कि अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था भाई, जो उसका मंत्री है, जो चंद्रगुप्त का जो मंत्री है, क्या नाम था उसका, या तो कौटिल्य था या फिर चाणक्य, ठीक है भाई। वो बोलते हैं चाणक्य की नीति, सुने वो क्या? देखो, जो कौटिल्य और फिर जो चाणक्य, इन्होंने ना चंद्रगुप्त मौर्य को बुक लिख दी थी पूरी की पूरी, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि यद्यपि यद्यपि उक्त साक्ष्य, भाई जो भी जो छोटे मोटे जो बड़े बड़े जो सबूत है ना, उसको बोलते हैं साक्ष्य, बड़े उपयोगी हैं। ये जो भी चीज मिल रही है ना, जो चीज मिल जा रहा है, वो बहुत ही उपयोगी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद सुनो, कह रहे कि लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले, पत्थर पे और स्तंभ, स्तंभ क्या होता है, खंभे, ठीक है, स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख पर सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। भाई सबसे मूल्यवान स्रोत किसको मानते हैं, पत्थर स्तंभों पर मिले हुए जो भी अभिलेख है ना, पत्थर ऐसा होता है ना, जैसे मान लो तुम ना कहीं पे जाना, कोई मूर्ति लगी होगी, ठीक है, उस मूर्ति के नीचे ना मतलब कि वो एक सिल्ली सी होती है, उसमें लिखा होता है कि भाई ये राजा ये है, उनके बारे में सारी बात लिखी होती है, ठीक है, ये सारी बात पता है। अच्छा तुम्हें पता है कि लोगों को हमारे प्रधानमंत्री की जीवनी पढ़ाई जाती है, जो भी हमारे देश से प्रधानमंत्री बनते हैं उनकी जीवनी पढ़ाई जाती है। अभी कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी की जीवनी तो मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी, ठीक है। और जो ये तुम्हारा है जो भी छोटी मोटी जो बुक होती है, पॉकेट होती है, इन सब जगह मिल जाती है, ठीक है। उसके बारे में हाँ उनके बारे में, ठीक है, विकीपीडिया जो है, सुनो। उसके बाद कह रहे कि अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। भाई अशोक एक ऐसा सम्राट था, एक ऐसा रहा था जिसने अपनी जनता को अगर कोई सी सूचना देनी है ना, ठीक है, या फिर जो भी मतलब कि अपनी प्रजा को अगर कोई सी भी सूचना देनी है, तो उसको पॉलिश किए हुए पत्थर के ऊपर लिखवाता था, ठीक है। भाई ऐसा पता क्यों होता है, अगर मान लो सिर्फ बोल दिया जाए, मैं कह रहा हूँ कि पॉलिश नहीं लिखवाया, मान लो किसने लिखवाया नहीं, ठीक है, सिर्फ बोल दिया, और फिर जाके बाद में अगर वो पलट गए तो क्या होगा, अशोक सम्राट बोलता मैं जो बोलूंगा वो पत्थर की लकीर है, ठीक है। फिर कह रहे कि अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। भाई अब धम्म समझो क्या है, धम्म ऐसी चीज है जिसमें ना, सुनो भाई, धम्म सबसे इंपॉर्टेंट है। धम्म ऐसा है जिसके अंदर बड़ों का आदर किया जाए, ठीक है, जो मॉरल की बातें होती है ना, देखो इसमें क्या लिखा है इसमें क्या लिखा है, कह रहे कि इनमें बड़ों के प्रति आदर, ठीक है, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, ठीक है, मतलब कि सन्यासी लोग जो हैं, अच्छा देखो तुम्हारी गली में अगर बाबा वगैरह आते हैं, तुमको दान दे दो ना उनको, ठीक है, बेटा वो होता है गरीब में होता है। सुनो, मैंने क्या बोला कि इनमें बड़ों के प्रति, धम्म के अंदर क्या लिखा हुआ है, इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, ठीक है, मतलब कि नर्म दिल, ठीक है। उसके बाद सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या क्या लिखा धर्म के अंदर, बड़ों के प्रति इज्जत, ठीक है, बात समझ आ गई, वही मान लो आदर इज्जत, और सन्यासियों और ब्राह्मणों के लिए, ठीक है, एक मान लो एक तरीके से उदारता, ठीक है। उसके बाद सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार, जो सेवा करते हैं, जैसे मान लो कि मेरा कोई नौकर है, ठीक है, वो, या फिर मेरा कोई दास है, वही नौकर ही होता है, ठीक है। देखो मैंने कहा कि सेवक या फिर जो हमारा कोई दास है, उनके साथ उदार व्यवहार, उनको नीचा ना दिखाना, ठीक है, अपने बराबर मान के चलना, ठीक है, तथा दूसरों के धर्म, अच्छा पता है जो मुसलमानों की जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुरान, उसमें लिखा होता है कि और कोई सा धर्म नहीं है, सिर्फ मुसलमान का धर्म है। अच्छा तुम अजान सुनते हो, अजान, अजान तो अपनी बोलते हैं में, नहीं पता उसमें क्या बोलते हैं, उसमें बोलते हैं, अजान में क्या बोला जाता है, अजान के अंदर बोलता है कि अल्लाह को छोड़ के और कोई भगवान नहीं है, अल्लाह से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है, अल्लाह ही एक है और कोई भगवान दुनिया में नहीं होता, ठीक है, सबको छोड़ो सिर्फ अल्लाह के उसमें आओ, बस ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक तो ठीक है, लोगों को भाषा नहीं पता, अल्लाह अल्लाह अकबर, ठीक है, अल्लाह ही सिर्फ एक भगवान है, ये सारी बातें होती हैं, ठीक, तो ये चीज है, ठीक है। उसके बाद तो लेकिन हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, देखो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। सोचो
हमारे ग्रंथों में लिखा है, पुराने पुराने लोगों ने लिखा है कि दूसरों के धर्म का भी आदर करो, और मुसलमानों में क्या लिखा भाई, खत्म कर दो, काट दो, जिहाद अपनाओ। ठीक है, तो जिहाद अपनाने का मतलब है और धर्म को छोड़ो, सिर्फ हमारे धर्म में आ जाओ, और कुछ होता ही नहीं है धर्म। ठीक है, बात में आ रही है। उसके बाद देखना कितना है, दूसरा टॉपिक ज्यादा है, चलो कोई नहीं। कह रहे कि साम्राज्य का प्रशासन, क्या बता रहा हूं भाई, साम्राज्य का प्रशासन है। कह रहे कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राज्य के मतलब राजनीतिक केंद्र थे। सुनो भाई, जो मौर्य साम्राज्य है ना, वो 5 जगह से राज करते थे। ठीक है, कौन कौन सा है, कह रहे कि पहला राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है, और देखो पहला मेरे पास कौन सा है, पहला था राजधानी पाटलिपुत्र, क्या बोलते हैं उसे भी, पटना। ठीक, बात हमारी, पाटलिपुत्र क्या है अभी, पटना। सुन जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जो मौर्य साम्राज्य है उसके 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, इन 5 जगह से सब जगह राज चलाते थे। पहला मेरे पास क्या है, राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है, और 4 क्या है, 4 प्रांत है भाई, 4 देश हैं, कौन कौन से हैं, मतलब प्रांतीय देश, तक्षशिला, उज्जैनी, ठीक है, तौसली, और उसके बाद क्या भाई, स्वर्णगिरी। ठीक है, स्वर्णगिरी इसको बोलते हैं। तो ये मेरे पास क्या टोटल भाई 5 है। ये 5 ऐसी जगह है जहां से जो अशोक सम्राट ने मतलब अपना अपना राज चलाते थे। ठीक है, अब सुनो भाई, अगला क्या है मेरे पास, सुनो भाई, कह रहे कि इन सब का उल्लेख, सुनो भाई, ये जो 500 है ना, कह रहे कि इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया। भाई जो अशोक सम्राट है उनके अभिलेख में, ठीक है, ये सारी की सारी बात लिखी हुई है। कह रहे कि यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें, भाई परीक्षण का मतलब जांच करें। ठीक है, परीक्षण का मतलब क्या है, जांच। ठीक है, यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो हमें पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान, जो अभी जो पाकिस्तान है के पश्चिमोत्तर, जो उसका पश्चिम का जो इलाका है, ठीक है, सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए थे। ठीक है भाई, देखो मैंने क्या बोला कि यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करते हैं तो हमें पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, ठीक है, मतलब कि जो पश्चिम की तरफ जो सीमा है ना, उस तरफ के जितने भी राज्य हैं उन सब में से लेकर से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए। इसका मतलब क्या भाई, देखो जो पहले था ना राजा, जो अशोक सम्राट थे, भाई उनके टाइम पे क्या था पता है, वो मैंने क्या बोलता तुमसे, मैंने कहा था ना कि भाई जो भी राजा वगैरह जो है वो क्या है कि अगर कुछ भी बोलेगा तो उसको पॉलिश किए हुए पत्थर पे लिखवा देते, ऐसी तो है। तो इन सब जगह पे ना एक ही जैसा पत्थर मिला और उन सब पे एक ही जानकारी लिखी हुई थी। ठीक है, हम इससे क्या समझेंगे कि इसका राज यहां तक चलता था। देखो मैंने क्या बोला, जो जो अशोक सम्राट जो था, ठीक है, उनका जो राज है बहुत लंबे समय तक था। और उसने क्या किया था भाई, अशोक सम्राट ने क्या कहा था कि जो भी मैं आदेश दूंगा या फिर मैं जो भी जानकारी दूंगा उसको पत्थर पे उत्कीर्ण किया जाएगा। मैंने कुछ भी आदेश दिया, ठीक है, जनता के लिए, किसी के भी लिए, तो उसको पॉलिश किए हुए पत्थर के ऊपर उत्कीर्ण किया जाएगा, उखेड़ा जाएगा, छन्नी तौर से मार मार के लिखा जाएगा, उसके बाद जाके लिखा जाएगा। अब बताओ, अच्छा ये जो पत्थर है सिर्फ वहीं लगा जाएगा जहाँ पे उसका राज चल रहा होगा। अब भाई मैंने क्या बोला कि पश्चिम मतलब कि पाकिस्तान का जो पश्चिमोत्तर है, ठीक है, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर मतलब पश्चिम की तरफ पड़ने वाले, सुनो सुनो इस लाइन का मतलब, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, पश्चिम की तरफ पड़ने वाली जो सीमा है उनकी, ठीक है, और उस तरफ जितने भी प्रांत है, जितने भी देश है, मतलब जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उन सब से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, हर एक जगह पे उसके वही पत्थर लगे हुए थे। क्या है इसका मतलब, इसका राज वहां सब पे था। ठीक है, ये तो बातें हुई ना। फिर कह रहे कि उसके बाद में क्वेश्चन पूछा है, कह रहे कि क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान होगी। भाई हमने क्वेश्चन पूछ रहा है कि इतना बड़ा राज्य है, ठीक है, इतना बड़ा प्रशासन है, तो यहाँ पे राज करने का तरीका भाई समान तो होगा नहीं, मतलब आसान तो होगा नहीं, यहाँ पे तरीके तो अलग अलग होंगे ना। तो कह रहे कि सुनो, इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे, भाई जो इतिहासकार है ना वो इस बात पे पहुंचे कि ऐसा संभव नहीं था। ठीक है, क्या ऐसा संभव नहीं था, सुनो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है कि क्या इतने विशाल साम्राज्य की
प्रशासनिक व्यवस्था समान होगी, मतलब कि राज करने की जो व्यवस्था है वो समान होगी, कैसी होगी, ठीक है। तो भाई हम ना कॉमन सेंस लगा सकते हैं भाई, थोड़ा ना देखो जो वीडियो देखिएगा उसको यहाँ का दिखेगा नहीं, क्योंकि ना यहाँ पर मैं दिख जाता हूँ, इतने यहाँ से पीछे कैसे दिखेगा नहीं, ठीक है। तो कह रहा है कि इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था। संभव क्या नहीं था? संभव ये था इतना बड़ा साम्राज्य की समान राजनीतिक प्रणाली नहीं होगी, राज करने का तरीका बहुत ही अलग होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि साम्राज्य में हाँ भाई, कह रहे कि साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध, विविध का मतलब है अलग, ठीक है, और भिन्न भिन्न प्रकार के थे। बस हमारी देखो, विविध और भिन्न मतलब कि विविध का मतलब अलग थे, ठीक है, और मतलब भिन्न भिन्न प्रकार, अलग अलग प्रकार के थे। कह रहे कि कहाँ, देखो पता क्या बोल रहा हूं मैं, अलग अलग जगह के शासन करने का तरीका अलग था, ठीक है। पांच पांच जगह से राज किया जाता था ना, नाम याद है, मैंने तुरंत बताया था ऊपर, नाम बताने का क्या है, देख के बताओ, देख के बताओ। पहला उज्जैन, उज्जैनी था, दूसरा उसी के आगे लिखा होगा तक्षशिला है, और हाँ वही तक्षशिला, और पांच जने से भाई एक बार चेक करो, ठीक है, क्या है जो भी, ठीक है, बात सुन आ रही है, ये पांच जगह है, ठीक है, इन पांचों का भाई नाम याद कर लो, ठीक है। तो उसके बाद सुनो, सुन जाओ, ये बातें चल रही कि भाई सुनो, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इतने बड़े प्रशासन की जो राजनीतिक जो शासन है, राज करने का तरीका एक जैसा होगा, अलग अलग होगा। तो हमें बता रखा है कि भाई बड़े बड़े इलाके के वहां पे राज करने का तरीका अलग था। कह रहे कि कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। देखो, एक था भाई पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा समुद्र के इलाके का क्षेत्र, तो सब जगह का ना प्रशासनिक राज्य अलग था, ठीक है। कह रहे उसके बाद कह रहे कि यह संभव है कि सबसे प्रबल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्र पर हो, ठीक है। भाई ये बोला जाता है कि सबसे ज्यादा कठोर या फिर सबसे ज्यादा मजबूत राजनीति था ना, जो सबसे ज्यादा कठोर ये मान लो नीति थी, जो सबसे कठोर कानून थे, वो कहाँ के होंगे, जो जहां राजधानी थी वो, उसके आसपास पड़ने वाले सारे के सारे प्रांत, सारे के सारे राज्य। बस हमारी सुनो, ऐसा बोला जा रहा है कि जो सबसे जो कठिन, सबसे ज्यादा कठिन जो नीति थी कहाँ की थी, जो प्रांत थे, जो जो राजधानी है वहां, एक तो राजधानी में, और राजधानी के जो आसपास जितने भी राज्य है ना, ठीक है, उन सब की जो है वो बहुत ही मजबूत थे, ठीक है। उसके बाद फिर कि इन केंद्रों का चयन सबसे ध्यान से किया गया, ठीक है। कौन से केंद्रों का चयन, जहां पे ज्यादा ये मान के चलो कि कठोर नीति बना रखी थी। कह रहे कि तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। वही तक्षशिला और जो उज्जैनी है, दोनों क्या थे भाई, दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित है, मतलब कि लंबी लंबी दूरी ना वहां पे स्थित है सारे के सारे, ठीक है। फिर कह रहे कि जबकि स्वर्णगिरी अर्थात सोने का पहाड़ कर्नाटका के सोने की खदान के लिए उपयोगी था, ठीक है। जो स्वर्णगिरी है भाई, उसका उपयोग क्यों करते थे, सोने की खदान के, मतलब सोना निकाला जाता था, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि साम्राज्य के संचालन के लिए, पूरे राज्य को चलाने के लिए, संचालन का मतलब क्या है, चलाना, ठीक है। कह रहे साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। पूरे देश को चलाने के लिए जमीन से और नदी से आना जाना बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण था। कह रहे कि राजधानी से प्रांत तक जाने के लिए कई सप्ताह या महीने का समय लगता होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, राजधानी से प्रांत तक जाने के लिए हफ्ते या महीने का टाइम लगता है। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। अगर कोई यात्री है, ठीक है, तो उन सबके खाने पीने की सुरक्षा और आने जाने में जो भी खर्चा होता है उन सबको करना पड़ेगा। कहते कि यह स्पष्ट प्रतीत होता है, ये बात साफ है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी, ठीक है। सेना जो है ना, सेना जो सेना थी उस टाइम की, वो सुरक्षा के मतलब कि सबसे ज्यादा सुरक्षा किससे ली जाती होगी, सेना से। तो ये क्या रहेगी,
यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। उसके बाद क्या रहेगी, मैग्निट्स ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समिति का उल्लेख किया। ठीक है, जो मैग्निट्स है, ठीक है, मैग्निट्स ने क्या किया है कि अब ये जो सुरक्षा थी ना, लोगों को सुरक्षा कैसे दी जाएगी, उसके लिए उसने एक समिति, उस समिति के अंदर 6 उप समिति, सुनो, समिति होती है ग्रुप, ठीक है, समिति बना रखी है, ठीक है, एक मान लो सोसाइटी बना रखी है, ठीक है, एक समिति ऐसी जो पूरी पूरी 6 उप समिति को समझाएगी कि यहाँ पे ऐसा करना है, यहाँ पे ऐसा करना है, यहाँ पे, ये सारी बात है। ठीक है, उसके बाद इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन था, जो पानी की सेना थी ना, उनका संचालन था। ठीक है, तो दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी। ठीक है, और तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन, जो सैनिक पैदल चल रहे हैं उनका चलाना। और कह रहे कि चौथी का, अब कह रहे कि असवार, मतलब कि असवारोहियो। ठीक है, चौथे का काम क्या था, असवारोहियो, जैसे मान लो कि कोई से घोड़े वगैरह, अरे जो घोड़ा चलाते थे, वही तो लिखा है अश्वरोहियो। ठीक है, कह रहे कि पांचवी का रथारोहियो, जो रथ चलाते थे, तथा छठी का काम हाथियों का संचालन करता। भाई मैं 6 के बारे में बता दिया। ठीक है भाई, ये जो मतलब कि जो मैग्निस था ना, उसने सारी की सारी बातें अपनी बुक के अंदर लिखी है। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि जो दूसरी उप समिति थी, पहला मैंने बता दिया, पहली उप समिति के अंदर 6, ठीक है, और उसके बाद कह रहे कि दूसरी उप समिति का दायित्व, दायित्व का मतलब है उनका क्या काम था, विभिन्न प्रकार का था। कह रहे कि उपकरणों को ढोने के लिए, औजार को ढोने के लिए, ठीक है, बैलगाड़ियों की व्यवस्था। भाई दूसरे का काम था जो भी उपकरण है, जो भी औजार है, उन सबको ढोने के लिए वो बैलगाड़ी की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना। ठीक है, तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। ठीक है, जो दूसरी उप समिति थी, देखो टोटल कितनी उप समिति है भाई, 6। ठीक है, पहले के बारे में बता दिया, दूसरे के बारे में बता दिया। ठीक है, उसके बाद अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाने का प्रयास किया। भाई अखंड का मतलब एक बनाने का प्रयास किया, जहां जहां राज करता था ना, वो बोलता भाई हम सब एक है। कह रहे ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी किया था। उन्होंने धम्म का प्रचार किया, उसने अशोक सम्राट ने बताया कि भाई देखो हमें इस तरीके से रहना चाहिए, हमें इस तरीके से रहना चाहिए। ठीक है, कह रहे कि जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि धम्म के सिद्धांत बहुत साधारण और सार्वभौमिक थे। सुनो, तो बताए धर्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण थे, सिंपल थे, सार्वभौमिक थे। पता इसका मतलब क्या है, सार्वभौमिक है, सब जगह लागू हो जाने वाले। जो धर्म के सिद्धांत थे ना, धर्म के अंदर जो बातें लिखी थी वो साधारण थे और सार्वभौमिक थे, जो सब जगह लग जाते हैं। ऐसे कानून बना रखे थे जो सब जगह लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा अशोक, सुनो भाई, कह रहे कि अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। ठीक है, अशोक सम्राट बोलते थे, ठीक है, कि धम्म के माध्यम से ना अभी के लोगों का जीवन तो अच्छा रहेगा, लेकिन जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनका जीवन भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कह रहे धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामत नाम से विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई। ठीक है, अब भाई पता क्या हुआ, धम्म का प्रचार करना था। धम्म का प्रचार का मतलब क्या है कि लोगों के मन में ऐसी, मतलब ऐसी बातें बोलो कि हाँ भाई लोगों, ये चीज भी होती है, तो इन चीजों को मानो। ठीक है, तो ये सारी की सारी बात थी। बताओ कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही भाई, इतना मैंने बता दिया। घर से एक बार ना इसको हल्का पढ़ के आना कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। ठीक, ये चैप्टर भी ना भाई कुछ दिन में निपट जाएगा, तुम्हें फिर इसके नोट्स मिल जाएंगे। इतना सारा सारा कर लेना एक बार।